आज यहाँ चौधरी साहब के इस स्मृति के मूर्ति के अनावरण के कार्यक्रम में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधि, पार्टी के पुराने चेहरे मुझे दिखाई दे रहे हैं और मैं जानता हूँ कितना बड़ा लगाव और प्यार है लोग मानते हैं अभी भी चौधरी साहब के प्रति गांव देहात के लोगों में, खास तौर से जो खुद किसानी करते हैं और किसानी में कितनी मेहनत, कितना संघर्ष और कितना जोखिम का काम है, उस बात को समझते हैं। वो जानते हैं कि चौधरी साहब का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आज वो अवसर है, वो मौका है। इस मंच से प्रकाश जरूर डाला होगा मुझसे पहले वक्ताओं ने और उनकी बात आप सारी जानते भी हो, लेकिन हमें थोड़ा मौका मिल रहा है कि चौधरी साहब के बारे में थोड़ा हम विचार अपने रखें, सोचें, उनको याद करें। ये सिर्फ मिट्टी की या पत्थर की मूर्ति यहाँ स्थापित नहीं है। बहुत से लोगों के लिए जो आज उनकी आवश्यकता को महसूस करते हैं, उनकी नैतिकता जो अपने आप में एक बहुत बड़ी एक यूनिक चीज थी जो मिलती नहीं है। राजनीतिक और सार्वजनिक मंचों पे नैतिकता आज गायब है। जो उनकी आवश्यकता आज महसूस करते हैं उसके लिए ये मूर्ति नहीं है। वो ये मानते हैं कि आज भी चौधरी साहब हमारे बीच हैं, जिंदा हैं, कहीं ना कहीं हैं, उनकी नजर हम पे है और जब तक हम सही रास्ते पे चलेंगे तो उनका आशीर्वाद और उनका प्यार भी हमें मिलता रहेगा। चौधरी अजीत सिंह जी को भी आपने बहुत करीब से देखा और उनके दिल को आप मुझसे बेहतर समझते हो। उनकी भावुकता भी आपको याद होगी। पल भर में वो जो उनका गुस्सा चेहरे पे आ जाता था और एक ही पल में वो प्यार में तब्दील हो जाता था। उनकी डांट भी लोग, हमारे कार्यकर्ता कभी तुगलक रोड पे आए और चौधरी अजीत सिंह जी ने डांट दिया तो वो घर लौटते लौटते मानता था कि आज मुझे आशीर्वाद पूरा मिल गया। और किसानों के लिए समर्पित। सुबह 4 बजे उठना अनुशासन का उनका जीवन था। रोज 2 घंटा वो पढ़ते थे। दुनिया की क्या गतिविधियां हो रही हैं, आर्थिक और सामाजिक, राजनीतिक, सभी विषयों पर उनका गहरा अध्ययन है। आज उनको भी मैं याद करता हूं और संजय चौहान जी, उनकी स्मृति हमारे बीच में है। चंदन का वही शरीर, वही स्वरूप और वही मुझे लगता है कि एक चंचल सा व्यवहार लगता है चंदन में। इनके पिताजी संजय जी के साथ मेरा सौभाग्य था कि मैं पार्लियामेंट के उस टर्म में उनके साथ था। आजकल लोग बहुत लोभ और लालच के पीछे दौड़ते हैं। उन्होंने बहुत कुछ देखा लेकिन उनको वो चीज मोटिवेट नहीं करती। उनकी कोई जिद नहीं थी कि मैं चुनाव लड़ूंगा, मेरी टिकट मुझे मिल जाए, कहीं से भी मिल जाए, कैसे भी मिल जाए, चुनाव लड़ना ही है मुझे मंत्री बनना है, लाल गत्ती चाहिए मुझे। ऐसी कोई भी उनके अंदर इच्छाएं, ख्वाहिशें नहीं थी। सेवा भाव के अंदर उनके अंदर था, ईमानदारी उनकी थी, जो बोल देते थे वो करते थे। हल्की बात कभी मैंने उनके मुख से सुनी नहीं। और चौधरी अजीत सिंह जी उन पर गहरा विश्वास करते थे। इससे बेहतर प्रमाण पत्र किसी को मैं दे नहीं सकता हूं। तो मैं उनको भी आज याद करता हूं, श्रद्धांजलि देता हूं। किसानों की मैं बात करूं तो आज जो भी स्कीम्स चल रही हैं देश भर में, सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे राज्यों में, अगर आप थोड़ा सा भी अध्ययन करेंगे तो आपको लगेगा कि आज भी जो सारी योजनाएं गांव के ग्रामीण विकास के लिए और आपके बेहतरी के लिए जो बन रही हैं, उन पे छाप चौधरी चरण सिंह जी की है। नाबार्ड की स्थापना उन्होंने करी, ग्रामीण विकास मंत्रालय उनकी देन है। गांव के विकास के लिए कोई निधि, कोई कोष, कोई योजना, कोई मंत्रालय नहीं था। देश में पहला पुलिस आयोग उन्होंने स्थापित किया।
पहली बार केंद्रीय कर्मचारियों को रेलवे में बोनस उन्होंने दिया। कितने काम हैं, अनंत काम। अनुसूचित जात के लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था उन्होंने की। जब पटवारी हटा के लेखपाल की भर्ती उन्होंने की। अपनी भूमि का मालिक बनाया भूमिहीन काश्तकारों को। तो बड़े बड़े उन्होंने काम किए हैं। नरेगा जैसी योजना जो आज चल रही है, उसकी जड़ें भी चौधरी साहब के एक प्रयोग था जो उन्होंने लागू किया था। आज हमें एक मौका है, हम देखें कि जो उनकी राजनीति थी, जो उनके लोग थे, आज उनकी क्या स्थितियां हैं। आज हम और आप बेहद कमजोरी में हैं। इस देश में दोहरी व्यवस्थाएं, जो देश के स्वतंत्रता के बाद भी, लोकतंत्र स्थापित होने के बाद भी, संविधान के लागू होने के बाद भी दोहरी व्यवस्थाएं, दोहरे मापदंड जो कभी कभी आप महसूस करते थे, वो आज भी जीवंत है। आज भी बंटवारा सा है। एक तरफ 9 साल में बड़े खातेदारों का, बड़े पूंजीपतियों का 14.5 लाख करोड़ रुपए माफ हो जाता है। अब उसे माफ कह दीजिए, उसे एनपीए राइट ऑफ कह दीजिए, उसे बट्टा खाता, जो भी कहना चाहो कहो। सच्चाई यह है कि वो वसूला नहीं जाएगा। सबको मालूम है कि उस पर क्लेम सरकार ने, बैंकों ने मिली भगत करके वो क्लेम विड्रॉ कर लिया। दूसरी तरफ जो खेती किसानी करते हैं, देश भर में नाबार्ड की एक रिपोर्ट है, उसके आंकड़े के 21 लाख करोड़ कर्जा आप पर बनता है। एनएसएसओ के जो पिछला राउंड हुआ 2018 का जो आंकड़ा था, जो 2019 में वो प्रकाशित हुआ, उसकी आप माने तो हर किसान परिवार पे 74,000 रुपए का कर्ज है। मैं मानता हूं कि यहां जितने लोग बैठे हैं, इससे ज्यादा कर्जा आप सब पे होगा, है कि नहीं है। अब आपकी फसल खड़ी है, मिल 1 साल पीछे है पेमेंट में, सरकार पल्ला झाड़ देती है कि ये तो निजी मिल है, हम क्या करें। जब चुनाव था यहां बिजनौर में, यही लोग आए थे, इन्होंने कहा था कि चौधरी चरण सिंह की स्मृति में उनका सम्मान रखने के लिए हम जो गन्ने की खेती करते हैं, जो किसानी करते हैं, उनके लिए कोष बनाएंगे। चौधरी साहब का नाम उस योजना से जोड़ा जाएगा और जितने चाहिए 1000 करोड़, 1500 करोड़, 15,000 करोड़, जितने भी संसाधन जुटाने पड़े किसानों के लिए, बस एक बार लखनऊ में हमें बैठा दीजिए। अब एक बार क्या, दूसरी बार भी बैठ गए। कई योजना बनी चौधरी साहब के नाम से, कोई एक योजना बनाई हो। मथुरा के थे दीनदयाल उपाध्याय जी। देश में कितनी संस्थाएं, कितनी योजनाएं उनके नाम से बनी हैं। मुझे कोई आपत्ति इस बात से नहीं, लेकिन वो एक उदाहरण है। अगर ये सरकार चाहती, वाकई सम्मान रखना चाहती, तो चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से नवाजा जाना चाहिए था। मैं पहली बार कह रहा हूं इस बात को। आज तक मैंने मांग नहीं उठाई क्योंकि मैं उनके परिवार से हूं। मैं ये बात कहूंगा तो लोग कहेंगे अपने, लेकिन ये मेरा फर्ज है, ये मेरा अधिकार है। मानते कि नहीं मानते आप? ये मैं आपकी बात कह रहा हूं और ये इसका संज्ञान सरकार को लेना चाहिए। जो उनका ड्यू है देश के इतिहास में, जो उनके बारे में जो अध्ययन आज होना चाहिए, वो अभी तक नहीं हो पा रहा। उन्होंने जो लेख लिखे, जो किताबें लिखी, जो उनके विचार थे, जो उनके भाषण थे, विधानसभा में जो उनके भाषण हैं, मैं मानता हूं अभी तक उनकी पुस्तक नहीं छपी है। किसान ट्रस्ट ने टीम बना के भेजी थी और उत्तर प्रदेश विधानसभा के सचिवालय से पूरी उन्होंने डेटा निकाला, कोई किताब नहीं छपी कि यूपी में विधानसभा में उनकी ये स्पीचेज हैं। पार्लियामेंट में भी, शायद पार्लियामेंट लाइब्रेरी में मैंने जाके पूछा है, ऐसी कंपाइलेशन पार्लियामेंट में भी नहीं है। चलो मैं मानता हूं कि संसद, केंद्रीय राजनीति में चौधरी साहब देर से आए। उत्तर प्रदेश के विधानसभा में तो उन्होंने इतने काम किए हैं, बिल ड्राफ्टिंग से लेके कानून बनाने और आपकी बात, आपकी वकालत, सदन की कार्रवाई में उन बातों को रखना कोई छोटा काम नहीं था।
उस समय राजनीति बिल्कुल अलग थी। आज तो इतनी चेतना हो गई कि हर जाति का आदमी चाहता है मेरे जाति का नेता बने, बल्कि अलग अलग पार्टियां बन गई हैं। पार्टी भी एक जात की है और खुल गए हैं। उस समय वैसी भावनाएं नहीं थी लोगों की आपस में, लेकिन उस समय वर्चस्व की लड़ाई थी। उस समय गांव देहात के लोगों को कोई मानता ही नहीं था कि इनका भी कोई अधिकार बनता है। राजनीतिक गलियारों में आज ये बात स्थापित है कि अगर कोई चुनाव लड़ना और जीतना चाहते हो तो किसान की बात करनी पड़ेगी। ये बात कहां से आई? ये बात कैसे स्थापित हुई? सिर्फ सड़क पे बैठ के आंदोलन करके बात स्थापित नहीं हुई। राजनीतिक रास्ते पे चल के, अपनी राजनीति मजबूत करके, अपने राजनीतिक संगठन बना के, जो चौधरी साहब ने आपको बताया, उस माध्यम से हमारी किसान की आवाज आज भारत के लोकतंत्र में थोड़ी सी मजबूत होती दिखाई दी। लेकिन जैसा मैंने कहा, कर्ज आप पे है, भुगतान आपका हो नहीं रहा, आपके लिए कोई ऐसी व्यवहारिक योजना बनती दिख नहीं रही कि अच्छे दिन आएंगे। किसके आएंगे? आपके तो आए नहीं। आज सुबह मैं अखबार में पढ़ रहा था कि ट्यूसडे को कैबिनेट ने डिसीजन लिया, ऐसी योजना बनती हैं। 1250 करोड़ रुपए की केंद्र सरकार ने एक नई योजना बनाई। क्या है कि जो महिलाओं के समूह हैं उनको हम ड्रोन देंगे और उस ड्रोन के माध्यम से, जैसे ही ड्रोन उड़ रहा है, कैमरा उसमें शूटिंग हो रही है, ड्रोन के माध्यम से जो है कीटनाशक की दवाइयों का छिड़काव हो जाता है। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। मैं भी उस पीढ़ी का हूं और मुझसे यंग लोग तो बिल्कुल टेक्नोलॉजी को समझते हैं, पसंद करते हैं। नई नई विधियां आ रही हैं, दुनिया बदल रही है, मैं उसे इंकार नहीं करता हूं। होना चाहिए वो प्रयास, लेकिन 1250 करोड़ रुपए वाकई मुझे तो शक होता है कि किसी मोटे सेठ को ठेका दिलाने के लिए ये 1250 करोड़ रुपए की योजना बनी है। ये आपके लिए नहीं बनी है। कोई पहाड़ी इलाका है, कहीं बिल्कुल बहुत कठिन है, दुर्लभ है, वहां उस क्षेत्र में अगर आप ड्रोन का उपयोग करके करते हैं तो मैं समझ सकता हूं। उनका काम भी खत्म कर रहे हो, इतनी महंगी लागत लगा के खर्च करके, और इससे बेहतर योजनाएं बहुत लाख बन सकती हैं। कृषि क्षेत्र में अनुसंधान की जरूरत है। मैं बहुत कड़वी बात लगेगी, लेकिन सच्चाई है। मैं आपके खेत देखता आ रहा हूं और मैं मानता हूं कि 15 से 18% इस बार आपके गन्ने की फसल भी डाउन है। 238 फेल होता दिख रहा। 38 का जो बीज था जिसने इतनी रिकवरी दी, मिलों को फायदा पहुंचाया और किसान की पैदावार बढ़ाई, वो कुछ फेल सा होता दिख रहा है। बात सही है क्या? कहां है हमारी शोध की संस्थान? कृषि क्षेत्र में अनुसंधान अगर हम नहीं करेंगे, और कौन करेगा? प्राइवेट इंडस्ट्री नहीं करेगी, सरकार का दायित्व है। हजारों हमारे एग्री साइंटिस्ट हैं, देश भर में संस्थाएं हैं, एक के बाद एक उन संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है। उनके बोर्ड का गठन ही नहीं होता सरकार से, सही समय पे सही जिम्मेदारी भी वहां नहीं दी जाती। और हर बजट में आप देखेंगे, दुनिया में जो विकसित देश भी है जहां बहुत कम किसान हैं, वो हमसे कई गुना कृषि अनुसंधान पे खर्च कर रहे हैं। यही 1250 करोड़ रुपए जो ड्रोन खरीदने में सरकार लगा देगी, अगर ये पैसा वहां लगता तो किसान को, जो आज एक संकट की घड़ी है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है तेजी से, मौसम का कोई अनुमान नहीं लगा पाता, कहीं बाढ़ आ रही है, बेमौसम बरसात आ रही है, ओले पड़ रहे हैं जो पहले नहीं होता था, पानी सीमित है, कम संसाधनों को लगा के कैसे पैदावार बढ़ा सकता है किसान, और कैसे किसान की आय बढ़ेगी, इसके लिए कोई योजना ये नहीं बना पाए। पीएम आशा, एक और योजना का उदाहरण देता हूं। पीएम आशा योजना, कोई फुल फॉर्म बता सकता है? आपने सुना है? कोई योजना है? किसी ने नहीं सुना। केंद्र सरकार की योजना है, चौधरी चरण सिंह जी और चौधरी छोटू राम जी। आप उन दोनों को अपना मानते हो ना?
चौधरी छोटू राम जी के स्मृति में 2018 में मोदी जी ने एक बड़ी मूर्ति की स्थापना करी उनके गांव में और ये योजना की शुरुआत की। क्या है? अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। कितनी बढ़िया बात है। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि बहुत हो गई बात एमएसपी की, लागत की। नहीं, हमें किसान की आय संरक्षित और सुरक्षित करनी है और सुनिश्चित करनी चाहिए आय। बहुत अच्छी बात है। क्या किया? योजना बनाई पीएम आशा। पहले साल में तो थोड़ा बजट था। इस साल 2023-24 का केंद्र सरकार ने बजट दिया। कितना पैसा दिया? 1 लाख रुपया। और योजना क्या है? उन्होंने कहा कि अगर मंडी पे कोई भी किसान जाता है, दलहन और तिलहन की खेती करता है, मंडी पे अगर उसे एमएसपी नहीं मिल रही तो जो अंतर है, जैसे भावांतर योजना मध्य प्रदेश में हरियाणा में कुछ फसलों पर लगाई है, उसी तर्ज पे केंद्र सरकार की योजना थी कि वो अंतर किसान को सीधा खाते में केंद्र सरकार देगी। ये सरकार की जिम्मेदारी। एक तरह से एमएसपी को सुनिश्चित करने के लिए योजना बनाई थी। आज कहीं नामो निशान नहीं है। ये जो हजारों करोड़ रुपए नए पार्लियामेंट में खर्च किए हैं, ये 1250 करोड़ रुपए जो ड्रोन खरीदने में लगा रहे हैं, नए नए अपने लिए हवाई जहाज खरीदे हैं, ये पैसे अगर वहां लग जाए, क्यों बैठाए थे 13 महीने किसान सड़क पे? क्यों? क्या आवश्यकता थी? आज जो आप खुद योजना ला रहे थे एमएसपी को दिलाने के लिए, आज वो योजना कहीं नहीं। तो हमें और आपको ये सोचना होगा। मैं कोई राजनीतिक हस्तक्षेप आज नहीं करना चाहता था, ये वो मंच नहीं है, लेकिन हमें और आपको अपनी राजनीति पे भी नजर रखनी चाहिए। अपने लोग कैसे मजबूत हों, हम लोग अपनी संख्या कैसे बनाएं, ये बड़ी चुनौती है। जो कुछ भी मुझे करना हो, मैं आपको बताऊंगा कि मैं आपके कहे में रहूंगा और मैं उनकी तस्वीर उस तरफ अपनी निगाह रखूंगा हमेशा। ये मेरा आपको वादा है। चंदन ने यहां के स्थानीय मुद्दे रखे और मुझे अच्छा लगा। ये जवाबदेही होती है। आज एक स्टाइल बन गया है, सपने सबको देखने चाहिए, क्योंकि जब कठिनाई होती है तो सपना आदमी जो देखता है वो फिर कठिनाई से निकल पाता है। दिन में भी सपने देखने चाहिए कभी कभी, लेकिन ये जो सरकार का सिस्टम और रवैया है, वो पुरानी बात को छोड़ करके नई बात लाते हैं। वो सपना दिखा रहे हैं लेकिन वो खतरनाक सपने हैं, क्योंकि उससे पारदर्शिता खत्म होती जा रही है। कोई आदमी खड़े होकर जब तक पुरानी बात पूछेगा कहेगा नहीं अमृतकाल। मुझे बता रहे थे 2013 के जियो के आधार पे जो बाढ़ आई, उस बाढ़ का मुआवजा का जियो 2013 में जारी हुआ, उसके बाद जारी नहीं हुआ। फिर बाढ़ का मुआवजा कहां मिल जाएगा, किस दर पे मिलेगा, कब तक मिलेगा? मोरना मिल 2021 में। सदन में अगर कोई आश्वासन होता है, बाध्यता है सरकार की, कोई मंत्री अगर खड़ा होकर कह देता है कि हां सरकार कंसीडर करेगी, सरकार सोचेगी, इतना भी बहुत होता है कि एक समिति होती है और पार्लियामेंट्री जो डेकोरम है, जो प्रोसीजर है, उसमें बाध्यता है कि सरकार को करना पड़ेगा। 2021 में सदन में कहा, और जब चुनाव हो रहा था यहां आके योगी जी ने कहा कि जो मिल है मोरने की, इसका विस्तारीकरण हम कराएंगे। सब उसी क्षेत्र से हैं, आपका गन्ना सब वहीं जाता है, सबका ज्यादातर मोरने पे। बताओ कहीं कोई कार्रवाई हो रही है उसमें? तो ये जवाबदेही है कि चंदन ने खुले तौर पे एक तरह से लेखा जोखा आपके बीच रखा। सदन में क्या चीज होती हैं, वे चीजें सार्वजनिक मंचों से होनी चाहिए। आप ऐसे ही नजर रखना, सुझाव देना। गलती करेगा नहीं, गलती करेगा तो मैं हूं, मुझे बता देना। मैं धन्यवाद देता हूं। बहुत बड़ा काम आपने किया प्रबंधन समिति को, इस संस्था को, संस्था से जुड़े सभी परिवारों को, गांव के लोगों को, आप सबको, कि आपके मार्गदर्शन पे और आपके चाहने पे यहां मूर्ति स्थापित हुई। और जैसा मैंने कहा, ये मिट्टी या पत्थर की नहीं है, ये दिल में रहनी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद। किस तरह के कार्यक्रम रहे आज? देखिए, अभी तो हम यहाँ बोकरहेड़ी में हैं और यहाँ चौधरी चरण सिंह जी की एक जो मूर्ति स्थापित हुई है बोकरहेड़ी इंटर कॉलेज में,
ये बड़ा प्रभावशाली गांव है, चौधरी साहब की कर्मभूमि रही है, लोग बहुत सम्मान उनका आज भी करते हैं, तो एक मौका मिल रहा है लोगों के बीच आने का। चौधरी साहब, रालोद से दो बड़े नेताओं ने इस्तीफा दिया है और पार्टी को ही लेकर उन्होंने बयान भेजा, क्या कहना है उसको लेकर? देखिए, पार्टियां नेताओं से नहीं चलती, पार्टियां विचारों से चलती हैं। धारा को मानते हैं वो दल में है, सीधी सी बात है, और लोग बदलते रहते हैं, लोग आते हैं, लोग जाते हैं, इससे कोई बात नहीं। चौधरी साहब, 3 राज्यों में चुनाव हुए हैं, कल रिजल्ट आने हैं, किस तरह की उम्मीद आप लगाते मुझे हैं? अच्छे देश के लिए अच्छे नतीजे आएंगे, और सरकार जो किसान विरोधी और जन विरोधी कार्य कर रही है उनको एक आईना दिखाई देगा। और राजस्थान के विषय में कह सकता हूं, मुझे कॉन्फिडेंस है कि एक बार फिर सरकार हमारी आएगी, लोकदल का एक विधायक जो इस बार लड़ रहे हैं वो जीतेंगे। किस तरह की तैयारी लोकदल की है? किस तरह की तैयारी लोकदल की है? 2024 को लेकर तैयारी ठीक है, दिखाई देगी।